नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग एनआईटी हमीरपुर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वेबसाइट पे जाने से पहले आपके सामने हमारा चैनल दिख रहा होगा जिसका नाम है हसल विद रिशु। तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पे मैं पर डे वीडियो लेकर के आता हूं। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर नोटिफिकेशन आता है तो मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। जैसा कि आप इस वीडियोज के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का पहले से अपलोड कर रखा है। तो अगर आपका कोई भी मनपसंद जो इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं एंड आप अपना सपना देखे हैं उस इंस्टीट्यूट के साथ, तो आप उस वीडियो को जा करके देख ले। अगर उसका लास्ट डेडलाइन अगर बचा हुआ है तब आप वहां पे अप्लाई कर दें। एंड अभी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जहां पे हम एनआईटी हमीरपुर के जो पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। एंड आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइक कि ये जो है एकेडमिक्स एंड एडमिशन वाला जो ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्राउजर फॉर पीएचडी एडमिशन ऑफ जनवरी 2026 ला दिया गया है। ठीक है। एंड इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं ताकि ये ओपन हो जाए आपके सामने। एंड आपके स्क्रीन पे विजिबल हो पा रहा होगा अभी बड़े ही क्लियरली। एंड यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो लास्ट डेट है वो है 16 नवंबर। ये थोड़ा सा मतलब कम दिन बचा है। लाइक कि आज 9 तारीख है एंड 16 इसका लास्ट डेट है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हूँ, इसके लिए सॉरी। बट अभी भी समय है आपके पास। अगर आप एनआईटी हमीरपुर को देख रहे हैं एंड वहाँ पे अगर जाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो जो इंस्टीट्यूट का प्रियम्बल वगैरह है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स है, लाइक कि फुल टाइम है। एंड उसके बाद है कि एक जो होता है कि फेलोशिप होता है, जिसमें आपको फुल टाइम वाले को फेलोशिप दिया जाता है। तो फेलोशिप के बहुत कैटेगरी होते हैं कि एक तो होता है कि इंस्टीट्यूट पे करता है एंड दूसरा एक्सटर्नल फेलोशिप होता है, जो कि यूजीसी जेआरएफ एंड सीएसआईआर जेआरएफ या एनबीएचएम या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप अगर कहीं से भी होता है तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं। जो इंस्टीट्यूट देता है वो आपका इंस्टीट्यूट फेलोशिप होता है। ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। दिस स्कॉलर शैल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल assistance in the form of fellowship at the approved rate and guideline or notified by MOU, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस नोटिफाई किए जाते हैं सारे इंस्टीट्यूट को कि कितने फेलोशिप देने हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको फेलोशिप भी दी जाएगी। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फुल टाइम फेलोशिप में अगर आना है, ठीक है, तब आपके पास कोई ना कोई नेशनल लेवल का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें है सबसे पहले है यूजीसी नेट है, या यूजीसी या सीएसआईआर नेट है, या फिर गेट है। इनमें से कोई आपके पास होना कंपलसरी है। एंड अगर नॉन फेलोशिप की बात करें, जिसमें अगर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कहता है कि दीज स्कॉलर विल हैव टू परस्यू देयर पीएचडी प्रोग्राम इन सेल्फ फाइनेंस मोड। मतलब कि यहाँ पे पैसे आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूट आपको कोई पैसे नहीं देंगे। ठीक है। सच एप्लीकेंट मस्ट मैंडेटरी अपीयर फॉर इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट लेवल जो रिटन एग्जाम होगा एज पर गेट एंड नेट सिलेबस। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मोड में करना है, तब आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में गेट या नेट लेवल का जो रिटन एग्जाम होगा उसी के सिलेबस के हिसाब से वो यहाँ पे आपको वो एग्जाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। एंड फिर कहते हैं कि द एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट और गेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है। यानी कि अगर आपने गेट या नेट या कोई भी एग्जाम जो है कि नेशनल लेवल का अगर आपने क्वालिफाई करा हो, तब यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट का जो रिटन टेस्ट है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गेट या नेट नहीं है एंड अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप में आना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे गेट और नेट का जनरली अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आते हैं तो एक स्पॉन्सरशिप में।
ठीक है। एंड एक्सटर्नली फंडेड जो मैंने आपको पहले बता रहा था, जो यूजीसी, जेआरएफ एंड सीएसआईआर, जेआरएफ या फिर एनबीएचएम या डीएसटी, जहां से भी आपको एक्सटर्नली फेलोशिप मिलता है उसके थ्रू भी आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर है स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर्स। स्पॉन्सर्ड मतलब कि कोई बंदा जो होता है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड करती है कि आप कहीं से भी जाओ, पीएचडी आप करो, वो मैं आपका पीएचडी करवा दूंगा जहां पे जितने भी कॉस्टिंग अगर आपकी आती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर। ठीक है। एंड उसके बाद आता है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एंड आप उसके साथ साथ आप यहाँ पे भी इनरोल्ड हो सकते हैं। एंड यहाँ का जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट का, एंड साथ में आप अपने कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप काम भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें भी होता है स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर, पार्ट टाइम में भी होता है। एंड उसके अलावा जो है, बस यहाँ पे दो कैटेगरी है एक्चुअली, एक स्पॉन्सर्ड है, एक इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर है। ठीक है, पार्ट टाइम में। एंड उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफरिंग पीएचडी एडमिशन। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो पीएचडी इस बार ऑफर कर रहे हैं, तो आपके सामने देख पा रहे होंगे कि इधर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है एंड यहाँ पे थर्स्ट एरिया है। थर्स्ट एरिया मतलब कि रिसर्च एरिया, कि आप किस एरिया में आपका यहाँ पे डिमांड करा जा रहा है डिपार्टमेंट वाइज। तो आर्किटेक्चर है सबसे पहला डिपार्टमेंट, फिर है सिविल इंजीनियरिंग है, फिर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको दिख रहा होगा, एंड उसके बगल में आपका ये एरिया दिख रहा होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क है एंड आईओटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, इमेज प्रोसेसिंग है, स्पीच प्रोसेसिंग है। ये सारा जो है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो एरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर इनमें से आप किसी भी फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली ये सब जो है कि एक ब्रॉड एरिया है, इसके अंदर आपको अपना नीच फाइंड करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर उसमें काम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अपना जो आपका ब्रॉड एरिया है उसे आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल है, फिर केमिकल है, फिर है मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, फिर है केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स एंड फोटोनिक साइंसेज, फिर है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिर है मैनेजमेंट स्टडीज, फिर है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो आप यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है आप एक बार इसे देख लो, यहीं पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देना एंड देख लेना कि कौन कौन से एरिया जो है कि यहाँ पे मैच करते हैं, एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई करना। वरना ऐसे ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है कि IITs एंड IITs में ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट ही ऑफर किए जाते हैं। तो एक बार आप रिसर्च एरिया के हिसाब से देख लो कि कौन कौन से यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर है सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज। एंड उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज कर रखा है। लाइक कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग जो पहला जो है यहाँ पे सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। तो अपन देख लेते हैं। तो कहता है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद है कि ओपन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम सीजीपीआई जो 6.5 होना चाहिए। मतलब अगर आप ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल से अगर आते हैं तो आपका सीजीपीआई सीपीआई 6.5 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। एंड अगर परसेंटेज में अगर बात करूं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड वहीं पे अगर जो SC ST एंड PWD कैटेगरी से अगर कोई आता है तो उसका CPI या CGPA 6.0 होना चाहिए आउट ऑफ 10। एंड अगर परसेंटेज की बात करें तो 55% यहाँ पे आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हाँ, आपका कैटेगरी जो है SC ST एंड PWD होना चाहिए तब। एंड इसके अलावा अगर बैचलर्स डिग्री पे अगर आप PhD में अप्लाई करते हो, बैचलर्स डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो फिर आपका CGPA CPI 8.5 या उससे अबव होना चाहिए या 80% मार्क्स आपके होने चाहिए ओपन EWS एंड OBC NCL कैटेगरी के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आप SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं
या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपका CGPA CPI 8.0 होना चाहिए। एंड अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद है द एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट क्राइटेरिया फॉर PhD प्रोग्राम इन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज एज अंडर, यानी कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट करा नहीं है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे लाइक कि इन्होंने जो कैटेगरी दिया है, लाइक द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, अदर एग्जिस्टिंग कंडीशन रिमेनिंग सेम एज मेंशन्ड इन दिस क्लाउज, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने एक और यहाँ पे दे दिया, द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास मास्टर्स डिग्री MEM.Tech एम आर्किटेक्चर इन सिविल केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एटमॉस्फेरिक साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी माइनिंग जियो टेक्नोलॉजी वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग environmental sciences and engineering environmental engineering and management engineering and environmental engineering architecture। तो अगर इनमें से अगर किसी में भी अगर आपने MEM.Tech या MR किया हो तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे PhD इन इंजीनियरिंग आपको केमिकल मटेरियल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग का है। अगर आप इन किसी भी डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हो तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा डिटेल में देख लेना। एक्चुअली सभी डिपार्टमेंट का डिटेल में बताना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एंड वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, डैट बिकॉज मैं अभी उतना बता नहीं पा रहा हूँ। तो आप इधर वीडियो को पॉज करके देख लेना, या तो फिर मैं वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को बड़े डिटेल में आराम से देख लेना, ठीक है। तो तभी उसके बाद यहाँ पे है PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, PhD इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड फोरेनिक साइंसेज, एंड यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद आ गया ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फिर आ गया मैनेजमेंट स्टडीज, फिर आ गया उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, फिर आ गया आपका सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज। उसके बाद है एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, अगर कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है उनके लिए कुछ एडिशनल जो डिमांड करती है इंस्टीट्यूट, वो आपके पास पहला के है कि आपके पास एक NOC होना चाहिए, ठीक है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ से। एंड इसका अगर फॉर्मेट की अगर बात करूँ तो इसी PDF में अनेक्सर 2 दिया हुआ है, जहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे प्रिंट करके आप यहाँ पे NOC अपने ऑर्गेनाइजेशन से साइन वगैरह करा करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड दूसरा है द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रेपुटेड मीडियम और लार्ज स्केल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडस्ट्री और एनी AICTE ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कि वो जो है कि ऑर्गेनाइजेशन या तो गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो प्राइवेट या इंडस्ट्री का होना चाहिए, और एनी AICTE और रिकॉग्निशन, अगर किसी को AICTE रिकॉग्नाइज करती हो। एंड थर्ड है द स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट मस्ट हैव बीन इन रेगुलर सर्विस ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 2 years। द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट specifically undertaken to relieve him her to pursue the PhD program as per the admission category requirement। मतलब कि अगर आप स्पॉन्सर्ड में आते हो तो आपको मिनिमम कम से कम 2 साल तो यहाँ पे आपने सर्विस कर रखा हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स की बात होती है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तब यहाँ पे 0 सीट है ही नहीं सीट। एंड उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो 17 है, जिसमें 7 ओपन है, AWS में 2 है, OBC NCL में 4 है, SC में 3 है, ST में 1 है। एंड इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हैं, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर है कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस में देखें तो यहाँ भी थोड़ा कम सीट है, लेकिन टोटल 5 सीट है, जिसमें से UR के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए सिर्फ 2 है, बाकी में एकक है, जिसमें ST के लिए 0 है। एकक है मतलब कि AWS में 1 है, OBC NCL में 1 है एंड SC में 1 है, एंड जनरल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीट है। तो यहाँ पे काफ़ी कम सीटें दी गई है, लेकिन ऐसा ही होता है यार, PhD में थोड़ा कम सीट होता है तो आपको फाइट तगड़ा करना पड़ता है। बट एनीवे आप सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है फॉर फॉर्म फिलिंग, जो है कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यार क्या ही है, मतलब इसमें कि जो अपन इतना फॉर्म भर के आ रहे हैं तो अब आप इसको आराम से भर ही लेंगे, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे। एंड अपलोड रिक्वायरमेंट ये थोड़ा सा देख लो कि जो पिक्सल का डायमेंशन वगैरह जो है, फाइल की साइज जो है, यहाँ पे डायमेंशन 415 टू 450 पिक्सल होने चाहिए, एंड मिनिमम जो साइज है 100 KB का होना चाहिए, एंड फॉर्मेट JPEG PNG होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना।
एंड वैसा ही एप्लीकेंट का सिग्नेचर का भी है यहाँ पे 350 x 150 डायमेंशन इसका होना चाहिए। एंड फाइल का साइज जो है 50 KB होना चाहिए। एंड फॉर्मेट JPEG या PNG होना चाहिए, ठीक है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है कि यहाँ पे आपके पास जो होने चाहिए ये है कि फ़ोटो ID, फिर गेट या नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड फोटो ID में आपका आधार, पैन या वोटर ID कोई भी चल जाएगा। फिर क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट एंड फाइनल ईयर मार्कशीट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया तो उसकी होनी चाहिए। फिर अगर आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सरशिप में करते हो तो फिर आपको ये यूनिवर्सिटी या स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, जो आप SBI क्लेट के थ्रू जो पेमेंट करेंगे उसका यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। एंड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब वो जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पे ओपन EWS एंड OBC NCL का 1200 है पर एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा SBI कलेक्ट के थ्रू, ठीक है। वहीं पे SC ST एंड PWD के लिए 600 रुपीज़ है, जो कि ये भी ऑनलाइन SBI कलेक्ट के थ्रू लिया जाएगा। एंड अगर इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो जो एप्लीकेशन तो 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है एंड इसका लास्ट डेट नवंबर 16 है। एंड इसका जो प्रोविजनली जो एलिजिबल हो जाएंगे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और नवंबर 24 को शॉर्टलिस्ट करके इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप एक बार आप वहाँ पे देख लेंगे कि किन किन बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करा गया है। एंड यहाँ पे जो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका दिसंबर 4 को होगा। एंड इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो दिसंबर 15 से लेके 18 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि किन किन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। एंड एडमिशन फी डिपॉजिट पीरियड जो है कि दिसंबर 19 से लेकर के जनवरी 5 तक आप यहाँ पे एडमिशन फी डिपॉजिट करना होगा आपको। एंड फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनका देख लो, जो जो सिलेक्टेड हुए हैं वो जनवरी 5 को कराया जाएगा, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, लाइक कि सबसे पहला है कि आपको यहाँ पे SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फी डिटेल्स आर स्पेसिफाइड इन पॉइंट 6D, जैसा कि जो हमने अभी बताया। आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट सेव सॉफ्ट कॉपी ऑफ द SBI कलेक्ट, आपको उसको सेव कर लेना है उसके रिसीट को। अरेंज ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मर्ज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फी रिसिप्ट विथ देम इनटू ए सिंगल PDF, एक PDF बनाना है जिसमें ये सारे चीज आपको ऐड कर देने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आपको इससे ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आपको फिल कर देना है। एक्चुअली इन्होंने गूगल डॉक बना रखा है एंड आपको इसी को फिल करना है वो पेमेंट करके, ठीक है। एंड यहाँ पे ही आपको सिग्नेचर एंड फोटो सारा इसी में अपलोड करना है। एंड अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ योर एप्लीकेंट्स विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल विद इन ए 24 आवर, 24 घंटे के अंदर जो है आपका यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एडमिशन फ़ी जो जनवरी वाले सेशन है 2016 में, सॉरी 2026 के लिए, एंड वहाँ पे PhD फुल टाइम के लिए है कि 39,700 प्लस हॉस्टल फी, ठीक है। एंड जो नॉन हॉस्टलर हैं उनको लगेगा 33,700 एंड PhD पार्ट टाइम के लिए 21,650, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए है, तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रेजेंटेशन विल बी नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट थ्रू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। अगर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का अगर किसी को डेट देखना है या सिलेक्शन का लिस्ट देखना है कि आप उसमें यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हो या नहीं, ठीक है। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग या रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे, द फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एट NIT हमीरपुर, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, तो 4 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फिर मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये सारा कुछ वो आपको बता देंगे ईमेल के थ्रू भी, और जो वेबसाइट पे वो डालेंगे अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो। अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट ओरिजिनल, अंडरटेकिंग अगर देना पड़ा तो वो भी आपको यहाँ से देना, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। एंड एफिडेविट वगैरह का यहाँ पे डिमांड करा गया है,
तो आप एक बार इसे देख लेंगे, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो इसे बड़े डिटेल में एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। एंड ठीक है, इसके बाद ये इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। एंड इसके साथ साथ लास्ट में एक चीज़ और मैं फिर से बोलूँगा, आपके सामने ये मेरा चैनल दिख रहा होगा हसल विद रिशु, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। एंड आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।